मेरी अपील सभी लोगों से ये है जी कि आगे जैसे मकर संक्रांति आ रही है और लोहड़ी भी आ रही है, तो उसमें सभी भाइयों से मेरा यही निवेदन है कि आप तन मन धन से गौशाला की सेवा करो। ये जरूरी नहीं कि वार्ड नंबर 2 में जो लिया पीलीबंगा में गौशाला है, जहां भी आपके हैं, चाहे कोई गांव में है, एरिया में है, मैं सभी भाइयों से यही अपील करना चाहता हूं कि वो गौशाला के प्रति गौशाला की सेवा करे। और कर्मचारियों से वैसे अब 15 कर्मचारी रख रखे हैं तो वो भी कम पड़ जाते हैं, मगर फिर भी लोगों को इस तरफ ध्यान दोगे तो आपको ये देश की गौ माता है, इसको गौ माता का नाम दिया जाता है और ये सबका भला करती है। इसलिए मैं सभी से अपील करूंगा, सभी भाइयों बहनों से, भाई गौशाला जहां भी है और जहां पर भी गौएं बाहर होती है तो उनकी भी सेवा करो। आप उनको हरा चारा डालो या उनको तन मन धन से जो भी है उसका सहयोग करना चाहिए गौशाला के अंदर। जो पहले 10 महीने भट्टे चलाते थे वो अगर मान लो 60 लाख या 70 लाख ईंट निकाल लेते थे और इस टाइम 6 महीने भट्टे चलेंगे तो एवरेज तो वही रहेगी, 50 या 60 या 70 लाख ईंट निकलेगी, 50-60 लाख। वो मौसम पे या उस पे डिपेंड करता है। कल को अगर मान लो आपका कच्चा माल गल जाए तो हो सकता है ये 40 लाख ही निकाल के दे, आपको 30 लाख ही निकाल के दे। नमस्कार मित्रों, MW न्यूज मुखर वक्ता में आपका स्वागत है। मैं इंदर कुक्कड़ और आज मैं अपनी टीम के साथ में पहुंचा हूं पीलीबंगा के अंदर, जहां पर श्री गौ सेवा आश्रम समिति है पीलीबंगा की, जहां पर गौशाला बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है। उनके जो अध्यक्ष हैं सुभाष जी मांझू, उनके साथ में मैं मौजूद हूं। अगर अपने सुभाष जी मांझू साहब की बात करें तो बड़ी बात तो ये है कि इनकी पुश्तैनी जो ज़मीन थी उसको देकर गौशाला का निर्माण शुरू किया एक टाइम के अंदर। और इनके व्यक्तिगत परिचय की बात करें तो ये एक ईंट भट्टे का भी संचालन कर रही हैं और एक टाइम ऐसा भी था जब पार्टनरशिप में चला रहे थे। अगर आज की बात करें तो आज भट्टा एक इन्होंने व्यक्तिगत रूप से अपना अलग से बना लिया है। 2 जनवरी को ही इसकी जैसे स्टार्टिंग करी है। सुभाष जी मांझू साहब से वार्ता करेंगे और इनसे जानेंगे इनके बारे में, गौशाला के बारे में और ईंट भट्टे के बारे में। तो सबसे पहले मांझू साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी हमारे चैनल में। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने टाइम निकाल के मेरे पास आए और मेरा परिचय लिया या गौशाला का परिचय लिया, जो भी है उसका आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज से करीब 10-12 साल पहले ये गौशाला पुरानी चल रही थी, श्री गौ सेवा आश्रम समिति पीलीबंगा। तो ये मंडी में चल रही थी। किसी कारणवश नगर पालिका ने उसको ध्वस्त कर दिया, तोड़ दिया। तो उसके बाद में कुछ मेरे मित्र थे पुराने, जिस गौशाला में पहले मैं भी रहा करता था, तूड़ी वगैरह दान देते थे, तूड़ी वगैरह कुछ दे देते थे। तो उन्होंने कहा भाई अपने ये गौशाला तो टूट गई। तो अपंग पशु थे हमारे पास, कोई दुधारू पशु नहीं है हमारे पास। हमारी दोनों ब्रांचें जो चल रही है उसमें टोटल में अपंग पशु पाए जाएंगे आपको, जो लंगड़े लूले बेसहारा एक्सीडेंट वो पशु है हमारे पास। कोई दुधारू पशु नहीं है, इनकी कोई दूध की इनकम नहीं है। तो वो कहने लगे अब आपने क्या करेंगे। तो हमारे पापा जी को पता लगा तो उन्होंने कहा भाई अपने पास ये रोड के ऊपर जमीन पड़ी है, अपने प्लाट पड़े हैं, तो वो गौशाला को दे दो। तो उसमें हमने गौशाला को उन्होंने दे दिया जी वो। और उसके बाद में हमने जन सहयोग से उसका कार्य प्रारंभ किया। तो उसमें हमने शेड वगैरह बनाए, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, थोड़ा थोड़ा करके सब ने मतलब सहयोग करा। तो वो गौशाला तैयार हो गई हमारी। और उसके बाद में हमने जो 4-5 साल तक वो चलती रही। उसके बाद में एक बार उसका अनुदान नहीं आ रहा था, जैसे विधायक कोटे से या नगर पालिका कोटे से हमारे पास कोई पैसा नहीं आ रहा था, सरकार अनुदान दे रही थी उसका। तो हमने सोचा भाई अपने क्यों न कोई, वो कहने लगे कि पट्टे की जमीन लो आप। तो पट्टे की जमीन पर आपको विधायक कोटे से भी मिलेंगे, अन्यथा से और जगह से भी मिलेगी, नगर पालिका भी आपको सब कुछ देगी। तो हमने नहर के पास में 30 STG में 3 बीघे जमीन हमने मोल ली उस वक्त। और वो मोल लेके, और जैसे वो जमीन मोल ली तो हमारे पापा जी का और एक मेरी सिस्टर थी,
तो उनका जो बीमा कराया हुआ था, तो उनकी मन इच्छा थी कि हमारे जो बीमे के पैसे हैं वो कोई मंदिर में या गौशाला में कहीं पर भी लगे। तो हमने वो पैसे लेके वो जमीन खरीद ली हमने 3 बीघे, और उसके बाद में 3 बीघे में हमने जन सहयोग से, नगर पालिका ने भी तो हमें पैसा दिया, जो राजकुमार फंडा चेयरमैन थे उन्होंने भी दिया, और उस वक्त द्रौपदी विधायक थी तो उन्होंने भी हमें 10 लाख रुपए दिए इस गौशाला को बनाने के लिए। और बाकी हमने जन सहयोग से पैसे इकट्ठे करके और इसको हमने तैयार किया, जिसमें आज 4 शेड बने हुए हैं, 2 उसमें वो अपने तूड़ी के जो गोदाम बोलते हैं बड़े बड़े वो बनाए हुए हैं, और पुरानी गौशाला में बनाए हुए हैं, नई में भी बनाए हुए हैं तूड़ी के स्टॉक करने के लिए। तो इस तरीके से ये गौशाला चलती है, और इस गौशाला के अंदर कोई भी दुधारू पशु नहीं लिया जाता, कोई किसी का पर्सनल पशु नहीं लिया जाता। भैया अपने को कोई कह दे भी मेरी गाय ले लो आप, मैं 11,000 रुपये देता हूँ आपको, तो हम वो पर्सनल नहीं लेते। हम लगभग मतलब 100% एक्सीडेंट बेसहारा गौओं को लाया जाता है और उनका इलाज करके और उनको तैयार किया जाता है। और हमारी गौशाला के अंदर आज तक कोई दुधारू पशु हमने रखा ही नहीं। हाँ, अगर कोई आ जाता है पशु, स्वस्थ हो जाता है, वो ब्याह जाता है, तो उसका दूध जो होता है वो कर्मचारियों को दिया जाता है, ना कि हम बेचते हैं उसको। चाहे वो 2 किलो है, 5 किलो है, 10 किलो है, वो कर्मचारियों में बंट जाता है। तो मंजू साहब, अगर अपने बात करें कि आज जैसे आप बता रहे हो कि गौशाला के अंदर कोई स्वस्थ पशु नहीं लिया जाता, और एक्सीडेंटल कोई आ जाता है तो या कोई बीमार है, कोई तकलीफ में है, उसका ट्रीटमेंट लगातार अपने करते हैं, उसको स्वस्थ भी करते हैं। उसको स्वस्थ करने के बाद में वो यहीं रहता है या उसको कहीं इधर उधर भेज देते हैं? नहीं जी, स्वस्थ होने के बाद में पशु को उसको यहीं रखा जाता है, अन्यथा कहीं नहीं बेचते, हम ना बेचते हैं। और जैसे कि वहाँ हमारा एज ए हॉस्पिटल लखवाले के अंदर जो वार्ड नंबर 2 में बनी हुई है पुरानी गौशाला, उसमें एज ए हॉस्पिटल जैसी स्थिति है। वहां से जो तैयार हो जाते हैं उनको यहाँ ले आया जाता है, दूसरी गौशाला में शिफ्ट। मतलब ये तो बहुत बड़ी बात है, वो तो आपने एज ए हॉस्पिटल के रूप में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उस जो हॉस्पिटल के रूप में उस गौशाला में जैसे काम किया जा रहा है, वहाँ पे आपने डॉक्टर की सुविधा भी कर रखी है, तो उसका एक ही डॉक्टर रखा हुआ है, एक से अधिक रखा हुआ है? और अगर रखा हुआ है तो वहाँ पर कितने, आज की तारीख में अगर बात करें तो कितने गौवंश वहाँ पे मौजूद हैं? आज की तारीख में अगर बात करो तो जो गौशाला एज ए हॉस्पिटल बता रहा हूं मैं आपको, तरीके से हॉस्पिटल है नहीं, वो है गौशाला ही, पर एज ए हॉस्पिटल का मतलब होता है कि वहां बीमार पशुओं को हमें 1-2 बाड़े बनाए हुए हैं हमारे, उसमें रखा जाता है। हम एक पर्सनल डॉक्टर रखते हैं जो 24 घंटे गौशाला के अंदर रहता है, और अगर जरूरत पड़े तो हमारे सरकारी डॉक्टर भी आ जाते हैं फोन करने के बाद में, या कोई प्राइवेट डॉक्टर है वो भी आ जाते हैं, और डॉक्टर साहब को हमें 12,000 रुपये तनख्वाह देते हैं। ठीक है, वाह जी वाह। तो अब बात करें अपने मंजू साहब के जो हॉस्पिटल, जो जिसको अपने हॉस्पिटल के रूप में गौशाला है, वहाँ लगभग कितना गोवंश है आज की तारीख में? वहाँ आज के दिन करीबन 250 होंगे जी। 250 होंगे। 250 से हो सकता है 10-20 ऊपर भी हो, नीचे भी, जिनका ट्रीटमेंट ही चलता रहता है। हाँ जी, हाँ जी, उनका ट्रीटमेंट लगभग चलता रहता है। तो बात करें उस गौशाला की, तो इस गौशाला के अंदर ये कितने बीघा में है और इसमें क्या कुछ बना रखा है जी? वो उसमें जो बनाई हुई है जी, 4 कनाल में बनी हुई है वो। ठीक है। तो 4 कनाल में बना के, और उसमें 2 बाड़े इमरजेंसी के हैं, उसमें तो लगभग 24 घंटे दवाइयां चलती रहती है, और कुछ कुछ ठीक हो जाते हैं तो वो अन्य बाड़ों में भेज दिए जाते हैं, और वो पूरे जब स्वस्थ हो जाते हैं तो इस गौशाला में शिफ्ट कर ले जाते हैं। तो अब बात करें अपने इस गौशाला की, तो ये वाली जो गौशाला है, इस गौशाला के अंदर ये लगभग कितने एरिया में फैली हुई है, बनाई हुई है? ये इसमें पूरे 3 बीघे हैं जी। 3 बीघे में है। तो इसमें लगभग कितना गौवंश है जी? इसमें लगभग है 300 के आसपास है। 300 के आसपास है। बात करें अनुदान की, तो अपने गौशाला में अनुदान लगभग कितने गौवंश का आ रहा है जी? टोटल गौवंश का आ रहा है जी, जो हमने उनके जिनके कुर्की गली हुई है और जो उनके रिकॉर्ड में आ जाता है, जैसे वो डॉक्टर साहब आते हैं
जैसे भी मतलब अनुदान आने की तारीख होती है तो वो आते हैं, वीडियोग्राफी के लिए लेके जाते हैं। एक एक गौशाला की गिनती होती है, एक एक गौओं की, और उसके बाद में अनुदान आता है। अगर उसमें हम ज्यादा दिखा दें तो हमारा अनुदान नहीं आएगा जी। ठीक है। हाँ, अगर मैं हम 10-20 कम ही दिखाते हैं, ज्यादा नहीं दिखाते हैं। तो अब जैसे अनुदान की बात चली निकली है, तो अनुदान लगभग आज की तारीख में कितना अनुदान, कब तक का अनुदान अपने पास में आ चुका है गौशाला में, और कितना बकाया चल रहा है लगभग? बकाया तो आगे का कोई 4-5 महीने का बकाया है, 6 महीने का बकाया है। बाकी अनुदान तो बरोबर आ रहा है। हाँ, बरोबर। मतलब कहीं ना कहीं आप गौशाला का संचालन करने में कहते हैं भी, हालांकि एक होता है सरकारी अनुदान और एक होता है जन अनुदान। तो सरकारी अनुदान जो मिल रहा है 9 महीने का, उससे गौशाला चल जाती है या जन अनुदान भी आवश्यक हो जाता है? जो सरकार दे रही है बड़ा सहयोग कर रही है। अगर सरकार ना दे तो गौशाला चलती ही नहीं। मतलब सरकार के पैसे से भी चल रही है, और प्लस में हमें कुछ और भी अगर चाहिए तो हम बाजार में फिर लेते हैं, गांव में फिर लेते हैं, घर घर फिर के। बाजार में जैसे फिर लेते हैं भाई, हर साल हमें फिरना ही फिरना पड़ता है 12 महीने से, तो उससे भी गौशाला चलानी पड़ती है। उससे भी गौशाला चल जाती है। अब जैसे आप केवल बीमार गोवंश रखते हो, आप कोई एक्सीडेंटल आपके पास में आ जाता है वही रखते हो, आपके पास में लगभग कितना स्टॉक, मतलब आपके पास में रखने की सुविधा और कितनी है, कितना गोवंश और आप रख सकते हो? इसमें ज्यादा से ज्यादा हमें ना, मान लो ज्यादा से ज्यादा 100 या इसके टेपेटे और रख सकते हैं, अन्यथा मतलब जगह कम हो जाती है, फिर रखना मुश्किल हो जाएगा। रखना मुश्किल हो तो बात करूं मंजू साहब, आपकी जो गौशाला की जो कमेटी है वो लगभग उसमें कितने मेंबर हैं और किस तरह से कमेटी मेंबरों का योगदान रहता है? इसमें हमारे करीबन 15, 18, 20 मेंबर है जी। 21 मेंबर बनाए हुए हैं हमारे, तो जिसमें लगभग 15 मेंबर तो एज ए काम रूल पे काम करते ही रहते हैं। सुबह शाम दोपहर को जब भी गौशाला आना है, कोई काम है या नहीं है, उनको संभालने के लिए भी आ जाते हैं। मतलब जितने जैसे 21 कमेटी के जो मेंबर बना रखे हैं, 21 में से 16-18 तो ऐसे हैं जो लगातार एक्टिव रहते हैं। उनको तो आना ही आना होता है। डेली के वो आते हैं, 1 या 2 चक्कर लगा के जाते हैं, भाई इस गऊ को आपने दाना नहीं डाला, या इसको तूड़ी कम है या और है। अगर कोई कमी हो तो उनको कर्मचारियों को बता दिया जाता है। दोनों गौशालाओं में कितना स्टाफ रखा हुआ है और लगभग कितने वेतन में रखा हुआ है आपने? जी करीबन इनका वेतन है 10,000 से 12,000 रुपए तक, और जो स्टाफ रखा हुआ है वो 7-8 तो 6 या 7 तो उधर है, और इतना ही इधर है दूसरी गौशाला में, यानी 14-15 का स्टाफ रखा हुआ है। और मेरे परिवार द्वारा, जैसे हमारे परिवार में 8-10 घर हैं, तो वो हर साल हम जमीन पे ठेके पर लेके, जैसे 5 बीघे 4 बीघे 6 बीघे ठेके पर लेके, और उसमें ज्वार और प्लस बरसीम की जाती है, और हरा चारा मतलब उसमें बीज देते हैं हम। और उनको कटाई के लिए जब उनकी कटाई होती है तो हम किसी आदमी को, 2 आदमियों को बुला के और उसको ठेके पर दे देते हैं, भाई आप ये काट दो हमें और आपको इतना पैसा दे देंगे। जो कटाई का पैसा है वो तो गौशाला देती है, ठीक है। जमीन ठेके पर लेके देते हैं, वो मेरे 4 तो परिवार मेरे खुद के हैं, और 4 और 3 7 परिवार तो हम एक ही दादा का हैं, 2 दादे के, और बाकी हमारे जैसे रिश्तेदार हैं या भाई बेली और है, ऐसे तरीके से हम 7-8 घर हैं जो कि इसको पंतियाई जमीन पे पैसा डाल के और वो पैसा लेके और ठेके पर ले लेते हैं। तो मंजू साहब, जैसे आप लगातार आप गौ सेवा कर रहे हैं और लगातार आप चेयरमैन अध्यक्ष के रूप में भी गौशाला संभाल रहे हैं, बहुत ही शानदार बात है। और ये जो संस्कार मिले आपको, कोई जिंदगी के अंदर कोई घटना घटित हो गई, उस वजह से आप गायों के प्रति इतना आपका लगाव हो गया, या जैसे आपने बताया भी आपके पिताजी भी गायों के प्रति काफ़ी मतलब उनका झुकाव रहता था उनकी सेवा करने के मामले में, क्या कारण रहा? नहीं, घटना तो ऐसी कोई नहीं घटी जी। वैसे मेरे पिताजी थे, उनकी वजह से, या मेरे चाचा जी थे, उनकी वजह से आप समझ लो वो गौओं के प्रति उनका थोड़ा लगाव ठीक था, तो उनके प्रति उनके बाद के मैं
हमने वो संभाल लिया काम। मतलब उसी तर्ज पर आप चल पड़े जिस तर्ज पर बड़े बुजुर्ग चलते थे। जैसे- बहुत ही शानदार बात है। ये तो बात रही आपकी गौशाला से संबंधित। और अब अगर अपने बात करें तो जैसे भट्टा चलाते हैं आप, बहुत लंबे समय से चला रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं कि आप भट्टे के व्यापार में कैसे आए और कैसे चल रहा है, क्या कुछ आपका चल रहा है सिस्टम? वो तो भट्टे का तो ऐसा है जी, जब मैं ईंटें लाता था, अपने मकान बनाए थे यहाँ पे, तो वहाँ एक मिस्त्री होता था। वो कहने लगा आप भी भट्टा लगा लो। मैंने कहा यार नहीं, हमारे से तो नहीं लगेगा। पर उस वक्त उसकी ही कोई देन से ये उसने कहा नहीं लगाओ लगाओ आप। मैंने कहा यार हमारे से तब भी नहीं आएगा। तो उसके बाद में कुदरती मेरे मन में ही ये था भाई यार एक दिन भट्टा तो लगाना है अपने को। तो उसके बाद में हमने किसी मेरे धर्म भाई थे उनसे बात की, तो वो कहने लगा चल अपने पार्टनरशिप में लगा लेते हैं। हमने वो पार्टनरशिप में भट्टा लगा लिया। ये कौन से सन में लगाया हुआ है? ये हमारा 2005 में लगाया था जी। पहले हमने माता जी के नाम था, प्रोपराइटर माता जी थे, अभिमन्यु ईंट उद्योग के नाम थे। अभिमन्यु ईंट उद्योग 30 ST जी, और प्रोपराइटर इसमें हमारे माता जी थे। और अब जो मैंने 20 साल चला के, और अब जो सरकार की नई आ गई वो नीति कि जिग जैग बनाओ, अल्ट्रा बनाओ, पंखे लगाओ ऊपर, तो वो मैंने पुराना भट्टा होने के कारण वो मेरा भट्टा भी खत्म हो गया था। उसको मैं सारे को तोड़ मरोड़ के सबको भर्ती करके, और उसके बाद में मैंने इसमें नया स्टार्ट कर दिया। और इसमें माता जी की एज ज़्यादा होने की वजह से मैंने मेरी बेटी, जो छोटे भाई की बेटी है, कार्तिकिया नाम है, कार्तिकिया को प्रोपराइटर बना के नाम मैंने अपना सागी रख लिया अभिमन्यु ईंट उद्योग। और प्रोपराइटर मैंने बैंक की वजह से प्रोपराइटर मेरे को बदलना पड़ गया, क्योंकि माता की एज थोड़ी ज्यादा हो गई। तो प्रोपराइटर अब इसमें मेरी बेटी है। तो अब जैसे आपने जो नया भट्टा चालू किया है, उससे पहले हम बात करेंगे कि जैसे एक टाइम था जब आपने पुराने समय से चला रहे हो, सारा साल भट्टा चलता था, अब 6 महीने के लिए कर दिया। ये कितना फायदेमंद है या कितना नुकसानदायक है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी इस बारे में तो ऐसा है भाई, पहले लेबर के भी पैसे लगते थे, 8-8 10-10 महीने भट्टे बंद ही नहीं होते थे, चलते ही रहते थे। उसके बाद में भट्टा मालिक जो होता था उसको ईंटें नीचे रेट में बेचनी पड़ती थी, स्टॉक हो जाता था, नीचे रेट में बेचनी पड़ती थी। अब जो सरकार ने काम किया है, या हमारे हाईकोर्ट के जो जज महोदय हैं उन्होंने किया है, या हमारे अध्यक्ष महोदय ने मिल मिला के करवाया है, ये तो 6 महीने वाला बहुत ही अच्छा बढ़िया काम किया है जी उन्होंने। भाई 6 महीने के अंदर एक तो लेबर का भी मतलब दिक्कत नहीं रहती, और दूसरी बात स्टॉक भी कम होगा तो ईंटें ज़्यादा बिकेगी। अगर 20 सालों में देखा जाए तो भट्टे वाले मालिक तो मरे हुए थे सभी, उनके दाल रोटी भी नहीं बन रही थी। और आज देखे जाए तो उनको दाल रोटी तो बनेगी, उसमें कोई प्रॉफिट भी होगा। मतलब कहीं ना कहीं ये 6 महीने वाला प्रोसेस करना भट्टा मालिकों के लिए फायदेमंद है। ये जो अपना वर्तमान में जैसे अभिमन्यु ईंट उद्योग, ये लगभग कितने एरिया में फैला हुआ है और इसमें क्या कुछ बना हुआ है? इसमें सभी लेबर के क्वार्टर बने हुए हैं जी, बढ़िया क्वार्टर हैं, पक्के क्वार्टर हैं, लाइट की व्यवस्था, उसमें पानी की व्यवस्था है, सबमर्सिबल मोटरों की है, या जो भी व्यवस्था होती है वो सारी है इसके अंदर। तो ये करीबन है 18-20 बीघे में बना हुआ है। जैसे भट्टा तो बना हुआ है 5 बीघे में, पर बाकी पथेर के लिए जैसे कच्ची ईंटें निकालते हैं तो वो या तो साइड में ठेके ले लेते हैं, या वैसे ही उसको 10-11 बीघे तो है ही भट्टे के नीचे। तो इस तरीके से 18-19 बीघे जमीन इसको चाहिए ही चाहिए। जैसे 18-20 बीघा में जैसे आपने ये भट्टा बना रखा है, तो ये जमीन सारी आपकी खुद की है? जी इसमें फिलहाल तो जमीन मेरी खुद की है। इसमें 7 बीघा मैंने कोई मेरे पार्टनर की, जो पहले पार्टनर था, उनसे ली हुई है। तो आगे हो सकता है भी मैं मेरी खुद की जमीन है जो उसमें जुड़ा के और उसमें पथेर चालू करूं। तो इसमें जैसे आप लंबे समय से भट्टा चला रहे हो, यही चला रहे हो, इसके बाद में अब जैसे नया भी चालू किया है,
तो आपको परेशानियां किस तरह की आई हैं, कोई दिक्कतें कोई आई हैं या इजी तरीके से काम हो रहा है? नहीं, परेशानी इस नए भट्टे में तो मेरे को बिल्कुल ही नहीं आई जी। मेरे को जब शुरू में 2005 में जो पुराना भट्टा लगाया था उसमें मेरे को जरूर परेशानी आई थी। उसमें जैसे प्रदूषण के लाइसेंस की और की तो वो बीकानेर बनते थे, तो उसमें जरूर परेशानी आई थी। इस बार मेरे को एक पैसा भर भी परेशानी नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं जो नया प्रोसेस चालू है ये शानदार है। ये शानदार है जी। सरकार ने जो भी किया है अच्छा किया है। अच्छा, ये मतलब कि फायदेमंद है भट्टा मालिकों के लिए। हालांकि आप पिछले 20 साल से आप भट्टे को चला रहे हैं, तो लगभग अब जैसे 6 महीने के दौरान, अब जैसे 6 महीने काम चलेगा तो कितनी ईंटें की एवरेज रहेगी तैयार होने में और बेचने में, और उसमें किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं आएगी? उसके बारे में थोड़ा एवरेज वही रहेगी जी जो पहले 10 महीने भट्टे चलाते थे। वो अगर मान लो 60 लाख या 70 लाख ईंट निकाल लेते थे और इस टाइम 6 महीने भट्टे चलेंगे तो एवरेज तो वही रहेगी, 50 या 60 या 70 लाख ईंट निकलेगी। 50-60 लाख भाई 50 लाख के करीब निकालते हैं और 50 लाख निकल जाएगी 6 महीने के टाइम। 6 महीने में भी उतनी 6 महीने में उतनी निकल जाएगी। ठीक है। वो मौसम पे या उस पे डिपेंड करता है। कल को अगर मान लो आपका कच्चा माल गल जाए तो हो सकता है ये 40 लाख ही निकाल के दे, आपको 30 लाख ही निकाल के दे। कच्चे माल पर डिपेंड है। हाँ, कच्चे माल पे डिपेंड है। मतलब किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब जितने भी जैसे अनेक भट्टा मालिकों से भी जैसे हमारी व्यक्तिगत भी बात हुई, कोई तो खुश है, कोई नाराज है, क्या कहना चाहेंगे उनको आप? नहीं, इसमें तो उनको खुश होना चाहिए जी। इसमें लगभग 90% आदमियों से अगर आप बात करोगे भट्टा मालिकों से तो 90% तो खुश होंगे, मगर जो 10% है ना वो खुश नहीं होंगे। तो उनके खुश ना होने का क्या कारण नजर आता है आपको? उनके अब वो तो उनका मन है जी, वो पता नहीं अब क्या चक्कर है उनके, क्या समस्या है। हमें तो ऐसा लगता है भी ये सरकार ने या जो हाईकोर्ट ने काम किया है बहुत ही शानदार किया है। तो मंजू साहब, ये बात रही आपके भट्टे से संबंधित। अब अगर अपने बात करें कि आप राजनीति में भी लगातार एक्टिव रहते हैं और आपका जुड़ाव कौन सी पार्टी से है और क्या कहना चाहेंगे राजनीति को लेकर? राजनीतिक तो लेकर ऐसा है जी, मैं भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता हूँ। ठीक है। शुरू से ही, ठीक है। जब से मैंने कदम रखा है राजनीतिक में तो मैंने आज तक कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा। सिर्फ एक स्कूल का चुनाव लड़ा था मैंने 2 बार और उन दोनों चुनावों में जीत गया था। आज तक मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ा। अगर मेरे कोई प्रतिनिधि अगर चुनाव लड़ते हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी से लड़ते हैं तो उनको मैं अपना तन मन धन का सहयोग दे देता हूँ। ठीक है। मतलब आपकी आगे कोई योजना है, कोई चुनाव लड़ने की या कोई इच्छा है कोई, उसके बारे में भी थोड़ा जरूर? नहीं, आगे मेरी कोई इच्छा नहीं है, चुनाव लड़ने की कोई इच्छा नहीं है। चुनाव मेरे को पिछली दफा लड़ा रहे थे मेरे ये जो हमारे विधायक हैं धर्मेंद्र जी मोची, वो मेरे भाई जैसे ही हैं। वो लोगों के लिए तो हो सकता है विधायक हो, पर मेरे लिए मेरा बड़ा भाई जैसा ही है वो। उन्होंने मेरे को चुनाव लड़ाने की बहुत कोशिश की थी कि आप नगर पालिका का चुनाव लड़ो और आपको चेयरमैन बनाएंगे। मैंने कहा भाई साहब चुनाव नहीं लड़ूंगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चुनाव लड़ने की कोई इच्छा नहीं है। राजनीति में इंटरेस्ट जरूर है। कहते हैं भी किंग नहीं बनना, किंग मेकर बनना है। हाँ जी, हाँ जी, वही बात है, किंग नहीं बनना। तो अब बात करेंगे मंजू साहब यूथ की बात करना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि आज का जो समय है ना, वो इस समय के अंदर युवा वर्ग कोई असामाजिक तत्वों से जुड़ रहा है, कोई नशे की प्रवृत्ति में पड़ रहा है। बात करें आपके नज़रिए से, जो पीलीबंगा मंडी क्षेत्र के जो यूथ है उनमें इस तरह का प्रभाव देखने को मिलता है या नहीं मिलता है, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये नशे के बारे में तो हमारी CLG की मीटिंग भी होती रहती है जी। अभी पिछले दिनों 10-15 दिन पहले ही मीटिंग हुई थी हमारी। मैं तो कहता हूँ जी कि अगर कोई सामने कोई नशेड़ी आता है, चाहे वो अपना सगा भाई क्यों ना हो, तो उसको एक बार छुटाने की कोशिश करो या थाने में दो के जिस तरीके से भी वो छोड़ता है उस तरीके से ही उसको छुटाने की कोशिश करो, नहीं तो नशा तो ये लेके बैठ जाएगा एक दिन। आपके आइडिया से भी युवाओं को नशा मुक्त करने के लिए या अच्छी दिशा में लाने के लिए क्या करना चाहिए?
जी इसको तो ऐसा है भाई, देख रेख के अंदर अगर कोई नशा छोड़ना चाहे तो जैसे कि मान लो कोई नशेड़ी है और वो छोड़ना चाहे तो उसको ऊपर अगर कोई 5-4 हजार 10 हजार खर्च भी होते हैं तो उसको करना चाहिए भाई। एक परिवार का मामला है कि परिवार बच जाए अगर वो छोड़ना चाहे तो। जैसे कि मेरे बहुत स्टाफ रहते हैं यहाँ भट्टे पर, तो मैंने इनको हर एक को ये कह रखा है भी आप नशा नहीं करोगे, चाहे काम आप कम कर लो, 8 घंटे काम करने की बजाय आप 6 घंटे कर लो, 5 घंटे कर लो, पर आप नशा मत करो, चाहे दारू का है, चाहे अफीम का है या पोस्त का है, गोलियों का है, कोई भी नशा मत करो। बात करें अपने गौशाला की एक बार फिर, तो अपनी आमतौर पर क्या होता है अभी कई गौशालाओं में हमने देखा है कि जैसे किसी का कोई जन्मदिन आ जाता है, किसी की कोई सालगिरह आ जाती है या कोई पुण्यतिथि वगैरह पर कोई सवामनी वगैरह करवाते हैं, इस तरह का कभी अपने गौशाला के अंदर भी ऐसा आयोजन करवाया जाता है जी? हाँ बिल्कुल होता है जी। ये जैसे किसी का जन्मदिन आ गया या किसी की पुण्यतिथि आ गई तो उस वक्त हमारे यहाँ बनते हैं सवामनी बोलते हैं उसको। जैसे तो सवामनी में जैसे खल हो गई, बिनोले हो गए, तेल हो गया, गुड़ हो गया, इस तरीके से उसका रेट हमने वाजिब रेट रख के, जैसे गर्मियों के अंदर तो वो 1500 रुपये में तैयार करते हैं हम, जो की उसकी ठंडी, और अब सर्दियों के अंदर उसको खल की गुड़ की ये करते हैं, वो ये 2100 रुपये लेते हैं हम इसके, और उसके 1500 रुपये लेते हैं। इस तरीके से सवामनी लगभग मतलब 2, 4, 5, 10 दिनों से आ जाती है। तो अब बात करें कि जैसे अब आपने जैसे बताया स्टाफ भी है, भी आपने 14-15 लोगों का जैसे स्टाफ भी रखा हुआ है और डॉक्टर भी रखा हुआ है, उसके अलावा कोई शारीरिक योगदान देने के मामले में कोई यूथ है, कोई आते हैं या मतलब कम आते हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं आते हैं जी। गौओं के प्रति लोगों की बहुत बड़ी भावना है। बहुत लोग, इस समय सर्दी है तो भी हमारे मंडी से चल के और सुबह सुबह आते हैं, और कोई ठाण सफाई करना है या कोई पानी की टंकी साफ करनी है या उनको कोई हरा चारा नीरा घेरना है तो वो घेर देते हैं। तो वो बदल बदल के लोग आते हैं क्या, वही सेम टू सेम 15-20 लोग आते हैं? नहीं, कभी कभी तो बदल के भी आ जाते हैं और कभी 10-10, 15-15 दिन लगातार वही आ जाते हैं, और कभी बदली देते हैं। डेली के उनके साथ 1-2 बदता ही रहता है। मतलब लोगों का रुझान गायों के प्रति बहुत ही अच्छा भी है जो सेवा करने के लिए आते हैं। मंजू साहब, अब जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, आपके मिलने वाले हैं, शुभचिंतक हैं, सिर्फ पीलीभंगा मंडी नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्र के लोग भी देख रहे हैं, क्या उनको अपील करना चाहेंगे, क्या उनको संदेश देना चाहेंगे आप? मेरी अपील सभी लोगों से ये है जी कि आगे जैसे मकर संक्रांति आ रही है और लोहड़ी भी आ रही है, तो उसमें सभी भाइयों से मेरा यही निवेदन है कि आप तन मन धन से गौशाला की सेवा करो। ये जरूरी नहीं कि वार्ड नंबर 2 में जो लिया पीलीभंगा में गौशाला है, जहां भी आपके हैं, चाहे कोई गांव में है, एरिया में है, मैं सभी भाइयों से यही अपील करना चाहता हूं कि वो गौशाला के प्रति गौशाला की सेवा करे। और कर्मचारियों से वैसे अब 15 कर्मचारी रख रखे हैं तो वो भी कम पड़ जाते हैं, मगर फिर भी लोगों को इस तरफ ध्यान दोगे तो आपको, ये देश की गौ माता है, इसको गौ माता का नाम दिया जाता है और ये सबका भला करती है। इसलिए मैं सभी से अपील करूंगा, सभी भाइयों बहनों से, भाई गौशाला जहां भी है और जहां पर भी गौएं बाहर होती है तो उनकी भी सेवा करो। आप उनको हरा चारा डालो या उनको तन मन धन से जो भी है उसका सहयोग करना चाहिए गौशाला के अंदर। ठीक है जी, बहुत ही अच्छा लगा मंजू साहब आपसे वार्ता करके। तो ये हैं सुभाष जी मंजू, जो कि श्री गौ सेवा आश्रम के पीलीभंगा की जो गौशाला है और जहाँ पर हॉस्पिटल के रूप में गौशाला को चला रही हैं, वहाँ पे डॉक्टर विशेष रूप से रखा हुआ है और कमेटी बहुत ही शानदार बना रखी है। इन्होंने व्यक्तिगत भी अपना योगदान गौशाला में दिया हुआ है और जो कमेटी इन्होंने बना रखी है, 21 मेंबर की कमेटी बना रखी है, उसमें से 17, 18, 19 लोग ऐसे हैं जो लगातार एक्टिव रहते हैं और लगातार गौशाला में अपनी सेवाएं देते हैं।
और उसके अलावा गांव के लोग भी आते हैं, मतलब मंडी के लोग और भी आते हैं जो गौशाला में सेवा देने के लिए। इन्होंने समस्त जो यूथ वर्ग है, कहते हैं भी अगर उनको नशा मुक्त भी होना है ना, तो वो सुबह सुबह गौशाला में आकर गायों की सेवा कर लेंगे ना, तो वो नशे से मुक्त भी हो जाएंगे। तो इन्होंने दूसरा यूथ, जो पढ़ने लिखने वाले यूथ हैं, उनको भी सेवा करने का, कहते हैं कि जो व्यक्ति गायों की सेवा करते हुए तैयारी करता है ना, तो निश्चित रूप से उसका सफल होना अनिवार्य हो जाता है। क्योंकि गाय के अंदर 36 करोड़ देवी देवताओं का वास ऐसे नहीं कहा जाता है। इसलिए गायों की सेवा करें और अपना जीवन सफल करें। ठीक है जी, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल।